नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का आज एक नए कारोबारी सत्र में। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। कल छुट्टी है मुहर्रम की, उसके बाद सैटरडे संडे तो एक्सटेंडेड वीकेंड है। सो आज जो भी पोजीशन आप लोगों की होगी इंट्राडे या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या लेने के मूड में अगर, तो अवॉइड करिएगा आज, क्योंकि 3 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड है और कुछ पता नहीं है ना कि आज ये ट्रम्प साहब अगले 3 दिन में कुछ भी कर सकते हैं वाला सिचुएशन होता है हमेशा। सो नियर टर्म की जो वोलेटिलिटी है वो शायद आपको ज्यादा मिले आज के लिए। हो सकता है फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकेंड हाफ बाजार उसके उलट रिएक्ट करे, मतलब जैसा रिएक्शन अभी है उसका उलट रिएक्शन शायद मार्केट आपको देगा सेकेंड हाफ के अंदर फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में। तो ये एक सिचुएशन आते हुए दिखाई पड़ सकती है। अगर आप मार्केट्स में लॉन्ग या शॉर्ट साइड जैसे भी होंगे तो उस तक सेकेंड हाफ की पोजीशन थोड़ी सी रिवर्सल साइड पे जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सटेंडेड वीकेंड ऑब्वियसली। आज के लिए दूसरी चीज कमोडिटीज पे जरा खास ध्यान रखिएगा। कमोडिटीज रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर, स्पेशली मेटल हो, चाहे कोर मेटल हो या ये सब जितना मेटल की कंपनियां स्टील एंड ऑल, इनके ऊपर, या अदरवाइज क्रूड रिलेटेड, क्योंकि कल एक हेवी मेल्टडाउन क्रूड में, गोल्ड में, सिल्वर में, जिंक में, स्टील, टिन, कॉपर, निकल, जिंक सब में आया है। मतलब अच्छी खासी सेल ऑफ थी। जिंक 3-3.5% नीचे था, क्रूड 4% नीचे था, बाकी जो मेटल है वो भी नीचे थे। सो हो सकता है ये मेटल की बिकवाली थोड़ी सी आपको आते हुए दिखाई पड़े तमाम शेयरों के अंदर या तमाम स्टॉक्स के अंदर। सो ये मेटल आजकल एक की सेक्टर रहेगा जिसको आप फोकस रखिएगा। एंड गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, ओएमसीज के लिए पॉजिटिव है, क्रूड रिलेटेड कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, स्पेशली सीएट, स्पेशली इंडिगो जो डायरेक्टली क्रूड रिलेटेड है, इनको शायद बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़े, तो इनके लिए पॉजिटिव है। बाकी कमोडिटीज जो क्रूड से डिराइव होती हैं उनके लिए टू एन एक्सटेंट ही नेगेटिव है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। चलो जी, शुरू करते हैं कुछ आंकड़ों के साथ बातचीत। सबसे पहले कल के सत्र में कहां गया, कल एफआईएस की 1843 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली थी। डीआईएस की 3637 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी थी। एफआईएस ने फ्यूचर में 1047 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी करी और ऑप्शन में 13,722 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली करी। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में एफआईएस की जो बिकवाली है वो कंटिन्यू है, कैश में भी एंड ऑप्शंस में भी। फ्यूचर में खरीदारी थी। इसके अलावा कल के सत्र में डाउ करीब 1/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। नैस्डैक करीब 0.5% नीचे बंद हुआ। S&P 500 करीब फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड 72 से $73 पर बैरल, आपको याद होगा ये थोड़ा सा अगर और नीचे आ गया, करीब $68-69 करीब आ गया, तो ये वहां पहुंच जाएगा जहां वॉर शुरू हुई थी। सो पूरी तरह से सर्कल घूम के क्रूड का भी वापस नीचे आ रहा है। सो ध्यान रखिएगा इस चीज का। गोल्ड भी कल 1/4% के आसपास की गिरावट साथ अभी कामकाज कर रहा है। कल के सत्र में ऑलरेडी 3-3.5% का डिक्लाइन दिखा चुका है। यूएस डॉलर रुपी में जो रुपया है वो अभी भी कमजोरी साइड पर है, लेकिन मतलब इनिशियल लेवल से तो मजबूत है, लेकिन 1-2 दिन में थोड़ी सी कमजोरी आई है। 94-37 के आसपास रुपया कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और गिफ्ट निफ्टी 7:30 बजे तक था, करीब 0.5% के डिक्लाइन के साथ कामकाज करता हुआ। अभी के लिए अगर देखा जाए तो मोर और लेस इसी रेंज में ही कामकाज करता हुआ दिखेगा, जहां पे आपको गिफ्ट निफ्टी के अंदर रफली कहां गया SGX निफ्टी करीब 82 अंक ऊपर है, 1/4%, 0.34% ऊपर है। पहले 100 अंकों की बढ़त थी। सो थोड़ी सी तेजी कम हुई है, लेकिन अभी भी तेजी में है। 82 अंकों के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। खबरों के लिहाज से अब जरा कुछ खबरों पे नजर डाली जाए। सबसे पहले जुबिलेंट फार्मोवा, जहां पे कंपनी को एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफ से रिलीफ आया है। खासतौर से इनकी सब्सिडरी में 108 करोड़ रुपए का जो टैक्स था वो घटाकर 42 करोड़ कर दिया गया, तो पॉजिटिव है इनके लिए। एनएलसी इंडिया कंपनी ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन अपनी सब्सिडरी के साथ जाने की बातचीत की है। जेवी के तहत इन्होंने करार किया है ओरेडा के साथ, यानी उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के साथ, और जेवी के तहत ये मासिव 1000 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएंगे उड़ीसा में, जो कि एनएलसी की नॉन फ्यूल कैपेसिटी को फर्दर एक्सपैंड कर देगा। तो उस हिसाब से आप देखिएगा। भारत फोर्ज कंपनी ने एक इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन किया है डिफेंस और एरोस्पेस को लेकर। इनकी सब्सिडरी 90% स्टेक रखेगी इस सब्सिडरी के अंदर।
डेक्कन गोल्ड माइन कंपनी ने ऑफिशियली इनॉग्रेशन किया है इनकी फ्लैगशिप जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट की कुर्नूल में, आंध्र प्रदेश में। ये सीएम की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ा है और हिस्टोरिक माइलस्टोन है प्राइवेट सेक्टर गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट को लेकर, और इससे करीब 1000 टन पर डे की प्रोसेसिंग कैपेसिटी और सुधरते हुए दिखाई पड़ेगी। सो एक पॉजिटिव कमर्शियल प्रोडक्शन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ये मेरे से उस समय मिस हो गया जब गोल्ड के प्राइसेस या इंपोर्ट को लेकर गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया था। तब डोमेस्टिक गोल्ड के ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी और शायद उसमें उसी तहत या उसी प्रोजेक्ट के तहत ये चीज आते हुए दिखाई पड़ रही है। IRFC कंपनी ने डिसाइड किया कि ग्रीन शू ऑप्शन लगाएंगे अपना 1% फर्दर OFS आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये जो ऑलरेडी इनके पास ग्रीन शू ऑप्शन का राइट था वो फर्दर ये एग्जीक्यूट कर लेंगे। क्लीन साइंस टेक कंपनी ने एक 50 करोड़ रुपए के आसपास अपनी सब्सिडरी क्लीन फिनो में इन्वेस्ट करेंगे राइट इशू के जरिए, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल होगा इनके केमिकल कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए। इन्फोसिस कंपनी ने क्लाउड और AI को लेकर करार किया है सेंटारा हेल्थ के साथ, और ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देंगे पेशेंट केयर डिलीवरी और हेल्थ केयर ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को लेकर। टू एन एक्सटेंट पॉजिटिव इन्फोसिस के लिए। वैसे भी कल थोड़ा सा रिवर्सल था, आज देखना होगा IT रिवर्स करता है कि वापस उल्टा बॉटम की तरफ चल पड़ता है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग कंपनी ने अनाउंस किया कि एक असेट इंटीग्रिटी मेंटेनेंस शटडाउन होगा इनकी। ये कमर्शियल ऑपरेशंस रिज्यूम करेंगे 25 जून से। सो टू एन एक्सटेंट नियर टर्म रेवेन्यू हिट। विक्रम सोलर NCLT में जो ये 9 करोड़ रुपए के लिए गए थे, वहां पर कंपनी ने एक इंटरिम सोल्यूशन दिया और वो IRP ने इनकी 9 करोड़ रुपए की जो NCLT में प्ली थी उसको कैंसिल कर दिया, एटलीस्ट टाइमली रिलीफ दे दिया है। वारी एनर्जी पॉजिटिव है विक्रम के लिए। वारी एनर्जी ऑस्ट्रेलियन सब्सिडरी वारी रिन्यूएबल ऑस्ट्रेलिया में ये एक आम कंपनी की तरफ से जो ये आम थी जुड़ी हुई उसको इन्होंने मना किया है, कैंसिल कर दिया है। मेड प्लस फिर से इनका लाइसेंस सस्पेंशन हुआ है आंध्र प्रदेश को लेकर। अपार इंडस्ट्रीज और शांति गोल्ड ये दोनों के दोनों क्रिटिकल बोर्ड मीटिंग इन दोनों की है 30 जून को, और ये फंड रेजिंग को लेकर यहाँ पे फैसला ले सकते हैं। इक्विटी और डेट के जरिए यहाँ पे फंड रेजिंग आते हुए दिखाई पड़ सकती है। सिप्ला बोर्ड की मीटिंग है 23 जुलाई से, और Q1 FY 27 को लेकर यहाँ पर इनके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे 23 जुलाई को। IPO 3 चल रहे हैं। वाटरवेज का IPO सब्सक्राइब हुआ है डे 2 में 51%, रिटेल 2.5 गुना, NI 32%, अद्वैत ज्वेल्स करीब 44 गुना सब्सक्राइब हुआ डे 2 में, NI 121 गुना, रिटेल 35% QIB 1.5 गुना। इसके अलावा CSM 26% डे 1 और करीब 40% रिटेल और NI 53% ये सब्सक्राइब होते हुए दिखाई पड़े। तो ये 3 IPOs जो खुले हुए हैं। आज बोर्ड मीटिंग है कैपिटल प्लान्स के लिए बंधन बैंक की, मेटलिनिक क्लाउड की फंड रेजिंग को लेकर, और सूर्य स्मॉल फाइनेंस बैंक की फंड रेजिंग को लेकर। तो 3 बोर्ड मीटिंग है आज के लिए जिनको अदरवाइज रखिएगा। इनसाइडर ट्रेड में गो फैशन जहां पे राहुल सरोगी साहब ने अपना प्लेज छुड़वाया है 46 लाख शेयरों का। टीना रबर जहां पे प्रमोटर ने करीब 65,000 शेयर बेचे हैं। एमटार टेक प्रमोटर एंटिटीज ने 32,000 शेयर बेचे हैं। KCP प्रमोटर ग्रुप ने 20,000 शेयर बेचे हैं, कल खरीदे थे आज बेच दिए। और बॉश में जहां पर प्रमोटर ने करीब 20 लाख शेयर बेचे हैं, ये उनकी एंटिटीज ने बेचे हैं उसके लिए जो रिसेंटली एडजस्टमेंट हुए उसके लिए। JSPL जहां पे प्रमोटर एंटिटी ने गिरवी रखे हुए 17 लाख शेयर छुड़वाए हैं। सो पॉजिटिव उसके हिसाब से देख सकते हैं। प्राइस बैंड बदला है एमटार का, प्रमोटर एंटिटी का बेचना और प्राइस बैंड करके 5% कर देना 10 से, टू एन एक्सटेंट नेगेटिव है। और बाकी स्टैंडर्ड एनर्जी का प्राइस बैंड 20% से घट के 10% के आसपास जाना। तो ये सारी खबरें आज के लिए आपको दिखाई पड़ेंगे जहां पर इनके हिसाब से ही आपको कामकाज करते हुए दिखाई पड़ना होगा। 2-3 चीजें और कि अगर आज हम फ्राइडे थर्सडे है, कल फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन छुट्टी, मंडे ट्यूसडे 2 दिन मंथ एंड है, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अपने नए अर्निंग वाले मंथ में, यानी कि जुलाई से फिर अर्निंग शुरू हो जाएंगी और 9 जुलाई TCS की अर्निंग है। सो लाइकवाइज अब हो सकता है थोड़ा बहुत IT पे फोकस करिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते से मे बी हेड ऑफ अर्निंग्स थोड़ा बहुत पुल बैक वहां पे देखने को मिले। सो हो सकता है IT में नियर टर्म एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म मूव आता हुआ दिखाई पड़े अर्निंग से पहले। तो आज नहीं, लेकिन हाँ
अगले हफ्ते से आईटी पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, और बाकी अर्निंग रिलेटेड ट्रेड्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। क्रूड का ईज ऑफ होना, पूरा स्विंग मारकर आना, ये दूसरी चीजें जो कि कामकाज करते हुए दिखाई पड़ सकती है। खैर चलो जी, अब शुरुआत कर लेते हैं कुछ सवाल जवाब के सिलसिले की, और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि मेरे पास आ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। कल माइक्रो कैप का एक रिव्यू किया था, और उस कंपनी की मीटिंग थी, एनालिस्ट मीट थी परसों, और कल मुंबई में मैनेजमेंट भी थी उनकी, मैं मिल नहीं पाया, वो फ्लाइट एयरपोर्ट पे थे, और उनका रिव्यू भी कल किया था, आप चाहो तो सुन लेना, वहां पे पड़ा हुआ है। ओके पहला सवाल मेरे पास आया, सर गुड मॉर्निंग सर, आई बुक पार्शियल प्रॉफिट इन स्मॉल कैप इन्वेस्टेड दैट मनी इन गोल्ड ETF and it has reached 70,000. My question is that the price of gold is 1,38,000 while the price of gold ETF is 122. तो वर्मा साहब, ये चार्जेस ये वो भी तो मिलाओगे, और दूसरा गोल्ड के प्राइसेस को इवेलुएट कहाँ कर रहे हो, वो भी तो आप जरूरी है ना देखना। जो देख रहे हो आप गोल्ड का फ्यूचर, वैसे भी वो शायद कैश नहीं होगा। ETFs के प्राइसेस और ये प्राइसेस में बहुत ही 19-21 का अंतर होता है कि वो ट्रेडिंग करते रहते हैं दोनों, और बाकी कुछ चार्जेस, प्योरिटी, 24 कैरेट, 22 कैरेट, ये सब चीजें भी रहती है। सो उसको तो आप बेटर गूगल में सर्च कर लेना कि क्यों दोनों के प्राइस में वेरिएशन होता है, मिल जाएगा आपको। रही बात गूगल में गोल्ड ETF में पैसा डालने में, वो कोई खराब स्ट्रैटेजी नहीं है, वो आप आराम आराम से डाल सकते हो। ये जरूर है कि जिनको लग रहा था कि गोल्ड बहुत भागे जाएगा वो थोड़ा ईज ऑफ होगा। ऐसा नहीं कि गोल्ड सिर्फ चलता ही रहता है, या तो गोल्ड साइडवेज होता है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग में आता है और फिर चलता है। सो ये पार्ट तो प्रोसेस है, ये रहेगा ही, आगे भी गोल्ड में प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी, चलती रहेगी, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, लाइक वाइज। सो आप गोल्ड में पैसा डाल रहे हो इक्विटी से निकाल के, कोई दिक्कत नहीं है, बट केस टू केस बेसिस पे रखना। ऐसा ना हो कि सारा का सारा प्रॉफिट आप गोल्ड में डालो, थोड़ा पैसा आप स्मॉल कैप में भी चर्न करते रहना। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप बहुत महंगा हो गया, क्योंकि स्मॉल कैप के नंबर या मिड कैप के नंबर लास्ट जो आए थे वो काफी अच्छे थे, वो खराब नहीं थे। सो मिड कैप स्मॉल कैप अगर चले भी हैं तो क्योंकि अच्छे नंबर्स थे इसलिए वो जस्टिफाई करके चल रहे हैं। सो ऐसा नहीं कि मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशन खराब हो गए, वो बीच बीच में अच्छे अच्छे नंबर मिलते रहेंगे, कुछ कुछ नीचे, उनके ऊपर आप नजर रखना। सर एक चीज नहीं समझ आई कि जो स्टॉक आपने अपने पीक पर है या लॉस मेकिंग है, थोड़ा खराब टाइप है, उनमें म्यूचुअल फंड वाले क्यों लेते हैं? अल्टीमेटली हमारा ही पैसा जाता है, जैसे कल पाइन लैब में हुआ। निश्चल साहब देखो, है ये बहुत ब्लंट जवाब, अगर दूंगा तो शायद बुरा भी लग जाए कुछ लोगों को, लेकिन इसको आप ऐसे समझो कि जिन कंपनियों, इटर्नल है, जैसे इटर्नल इकलौती लॉस मेकिंग कंपनी है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रही है लिस्टिंग के बाद से अब तक। ये मैं कल ही पढ़ रहा था कि सबसे ज्यादा कोई लॉस मेकिंग कंपनी ने अगर रिटर्न दिया है तो वो इटर्नल है, जिसमें सबसे ज्यादा फंड बैठे हुए हैं। सो ये स्टोरी रेप्लिकेट कितनों में होगी? यहाँ ग्रोथ है इसलिए म्यूचुअल फंड पैसा डालते हैं, ग्रोथ मिल जाएगी। आप ट्रेडिशनल कंपनीज देखो जहां पे प्रॉफिट है वहां पैसा नहीं डलेगी, वहां ग्रोथ मिसिंग है। यहाँ ग्रोथ है, मतलब लग रहा है कि इटर्नल का बिजनेस मॉडल काफी सक्सेसफुल है इसलिए डाल देते हैं। सो ये वजह से शायद फंड्स ज्यादा रहते होंगे, एक पार्ट। दूसरा ये न्यू एज कंपनीज है, सो क्योंकि इंडिया स्विच मार रहा है, इमर्जिंग साइड पे जा रहा है, इमर्जिंग से मतलब एग्रेसिव हो रहा है। अब आप समझो आज की डेट में जो जनरेशन है उसको प्रॉफिट बनाने वाली कंपनियों या कैश फ्लो ज्यादा बनाने वाली कंपनियों या स्ट्रॉन्ग कैश रिच कंपनियों से ज्यादा उनका फोकस है उन कंपनियों पे जहां पर ग्रोथ है, इमर्जिंग प्रोडक्ट्स हैं, ज्यादा अच्छी एग्रेसिव कमेंट्री है, मैनेजमेंट बहुत ही एजाइल है, यंग है, इस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सो ट्रेडिशनल से अब हम ऑर्थोडॉक्स से बाहर आ रहे हैं, सो इसलिए ये कंपनियों में पैसा डाल रहे हैं। तो मे बी ये वजह हो सकती है दूसरी। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपको कभी ऐसी कंपनी में कोई अच्छा पैसा बन रहा है, सो आप ये कर सकते हो कि यहाँ से पैसा थोड़ा थोड़ा निकालो और थोड़ा थोड़ा डिविडेंड, थोड़ा थोड़ा कैश रिच, थोड़ा थोड़ा गोल्ड, इनमें स्विच करते रहो, एटलीस्ट प्रॉफिटेबल पार्ट, और बाकी इनमें आप घुमाते रहो पैसा, उसमें कोई बुराई नहीं है। सो क्योंकि अच्छी कंपनी तब तक अच्छी लगती है जब तक वो वो नया 9 दिन पुराना 100 दिन, सुनी होगी ये कहावत। तो नया 9 दिन तब तक ही सही रहता है जब तक नया है, जैसे वो पुराना होता है वो पुरानी तरफ आदमी भागता है। सो अभी के लिए तो एटलीस्ट दिस इज गुड। अभी आउट ऑफ ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी में से कितनी जोमेटो बनेगी वो देखने वाली बात है,
क्योंकि जोमेटो इसलिए बच गया कि उसने ब्लिंकिट का एक्विजिशन कर लिया, वो नहीं किया होता तो वो भी सिचुएशन खराब होती। सो इसी लिहाज से आप थोड़ा देख के चलो, बहुत ही स्पेसिफिक कॉल्स यहाँ लेने की जरूरत है और बहुत ही रिस्की भी होती है। आप समझो ना, ज्वेलरी कितनी कंपनियां आई लेकिन टाइटन कितनी बनी, एक। और बाकी ज्वेलरी कितने बर्स्ट आउट हुए, पीसी ज्वेलर, राजेश एक्सपोर्ट, इससे पहले पता नहीं कितने ज्वेलर्स। इसीलिए थोड़ा समझो इस बात को कि नया नया जब कोई चीज आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे पुराना होता है तब उसका रंग उतरना शुरू होता है, तब पता चलता है क्या गड़बड़ है उसमें। इसलिए हाथ से बहुत ही पिक एंड चूज करके काम करना। सर रेणुका शुगर में 31%, वंडरला में 16%, एडब्ल्यूएल एग्री में 42% लॉस है। एवरेज करना चाहता हूँ, सबसे पहले एवरेज करना ठीक रहेगा नहीं। दूसरा, थैंक्स अ लॉट फॉर अनूप, थैंक यू जीशान साहब। अनूप अभी भी उसमें बहुत जूस बाकी है, यही बोलूंगा मैं। एक समय अनूप को हमने नो ब्रेनर रखा था, उस बार नहीं चला, लेकिन उसके बाद रुका ही नहीं। एनीवेज, तो अनूप के लिए तो ठीक है, अनूप को तो अभी भी आप होल्ड कर सकते हो, नीचे मिल जाए ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आपकी ये जो शुगर में रेणुका, वंडरला, वंडरला भी सर वंडर वाला मतलब सिंगल प्रोडक्ट, दो इनके वो जो वाटर पार्क्स हैं उसमें कंपनी काम करती है, रियलाइजेशन उसके हिसाब से। ये डेल्टा कॉप जैसी स्टोरी है एक। रही बात रेणुका की, तो शुगर में उगर, केसीपी या ये द्वारकेश, इन सबको आप फिर भी देख सकते हो। रेणुका थोड़ा बड़ा इक्विटी बेस है और विल्मर की बैकिंग पे आप ज्यादा बेट कर लिया आपने दोनों में। अदानी विल्मर भी विल्मर की बैकिंग है, और एडब्ल्यूएल जो है, क्योंकि विल्मर की कंपनी, अदानी तो निकल गया उसमें से, और ये भी विल्मर की कंपनी है, रेणुका भी। विल्मर बेस्ड कंपनियों में जब जिन मूव आएगा उस दिन मूव आएगा, लेकिन अभी के लिए तो दोनों ढीले रहेंगे। यहाँ तीनों में एवरेज तो मत करो, जस्ट वेट एंड वॉच, वो ज्यादा बेटर है कंपेरेटिवली। ओके, गुड मॉर्निंग सर, लुकिंग फ्रेश, थैंक यू प्रताप साहब। टीजीवी, श्रैक, एलनॉन हेल्थ, कैप्टन पॉली में क्या लिया जा सकता है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, तीनों को शांति रखो। क्योंकि एलनॉन हेल्थ केयर कंपनी अच्छी है, चल भी सकती है, लेकिन टाइम लेगा, क्योंकि अभी रिसेंटली आईपीओ आया, आईपीओ के बाद बोनस स्प्लिट हुआ, आप इक्विटी बेस देख रहे हो कितना सडन बढ़ा है। इस वजह से शायद थोड़ा सा एक बार को बैकफुट रह सकता है, वो एक पार्ट को आप छोड़ दो, लेकिन बाकी दो चीजों के लिए, बाकी दो में तो अभी थोड़ा मूव आ ही चुका है। वेट एंड वॉच वुड बी प्रेफरेबल। और कुछ आज क्यों ही लेना, शांति रखो ना, वैसे भी 3 दिन छुट्टी जा रही है, कहाँ जा रहे हो कुछ लेने। गुड मॉर्निंग सर, आई हैव वॉच्ड एमफोर्स रिव्यू, एट व्हाट रेंज कैन वी स्टार्ट टू एंटर? देखो यश साहब, ये रेंज कहाँ लेना, कितना लेना, ये सब मैं नहीं तय कर पाऊंगा, कोई टेक्निकल आदमी आपको ज्यादा बेहतर बना पाएगा कि क्या लेना है, कितना लेना है। कंपनी आपको, कोई कंपनी आपको नहीं पता थी, जीरो कंपनी माइक्रो कैप में अगर मान लो पता थी, तो एक कंपनी आपके सामने रख दी हमने, वो कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं वो आपको बता दिया, वो शेयर नीचे आ गया ऊपर आ गया तो उसको रिव्यू करके बता दिया क्यों नीचे आ गया, क्यों ऊपर आ गया। इतना कुछ तो आपको पकड़ा दिया। अब उसके बाद भी आप स्टॉक का भाव, प्राइस ले ही मैं खुद लेता हूँ ना, फिर आपको ही क्यों बताता हूँ सब कुछ, सारी चीजें। इंस्टेड ऑफ प्राइस यू शुड लुक एट क्वालिटी, एंड क्वालिटी एट व्हाट प्राइस, ये जो इशू है इसको आप ही डिसाइड करोगे। इसको मैं कैसे डिसाइड कर लूंगी किस प्राइस पे आपको लेना है, कहाँ तक रखना है, क्या स्टॉप लॉस है, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, ये सब चीजें आप तय करो। आपको आप खुद बता रहा हूँ कि जिस बार हमने पहली बार ये कंपनी कवर की थी एमफोर्स, शायद ही किसी ने सुनी थी, शायद ही, तब हमने इसको कवर किया था, और वहां से शेयर एक समय पर 100 रुपए का 160-170 तक गया, अपना हाई बना के वापस नीचे आ गया, नीचे आके 105 रुपए तक आया, 108 रुपए तक, और वहां से घूम के आज वापस 130 खड़ा हुआ है। ठीक है, मैनेजमेंट स्ट्रांग थी, नंबर्स अच्छे थे शुरू से, बाद हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं, और शेयर अब कहाँ जाएगा क्या है वो बात की बात है, लेकिन नंबर्स कंपनी अच्छे दे रही है, गाइडेंस अच्छे दे रही है। अब उसमें हम अगर एक्चुअल सिचुएशन देखेंगे तो 60 रुपए का शेयर ये 130 रुपए खड़ा हुआ है, जहां से इसको पहली बार हमने रिव्यू शुरू किया था। इसीलिए कंपनी में अच्छे नंबर्स हैं। अब रेस्ट इज हिस्ट्री, कि आप आज के लिए बैठोगे या 2 दिन के लिए बैठोगे, 2 साल के लिए बैठोगे, इंट्राडे ट्रेड करोगे, बीटीएसटी करोगे, तो ये सब चीजें तो आप तय करोगे ना, तो उस हिसाब से तय करो। अच्छी कंपनी है, बढ़िया नंबर है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, यही पहले बोला है, यही आज भी बोल रहा हूँ। सर कैन आई बाय चंक्स में प्रीकॉल, टेनिको, एजीआई, जेंसार, केपीआईटी? कर सकते हो लोखंडे साहब, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, थोड़े रिस्की हैं लेकिन कर सकते हो। सेफर इज प्रीकॉल एंड ये टेनिको,
एंड आईटी में थोड़ा रिस्क है, लेकिन इफ इन केस यू वांट टू तो आप जा सकते हो उसके हिसाब से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट स्टॉप लॉस साथ जाना, आउटराइटली लॉन्ग मत चले जाना, ये ध्यान रखना। आज के लिए अवॉइड करना, आज जैसा कुछ भी लेने लायक नहीं है। सो आज शांति रखना, सुकून लेना, छुट्टी के बाद देखना क्या करना है क्या नहीं लेना है। सर बीएलएस इंटरनेशनल में क्या चल रहा है, वैल्यू होने के बावजूद नहीं चल रहा है? तो अविनाश साहब, वैल्यू है का मतलब ये नहीं है ना कि आज ही चलेगा या अभी चल जाएगा। बहुत सारी कंपनियों में वैल्यू होती है, डिटरमिन होती है, सालों लग जाते हैं उस वैल्यू को समझने में बाजार को, और वो एक फाइन डे समझता है और उसके बाद वो रीरेट कर देता है स्टॉक को। सो मेनी ए टाइम्स आप पहले आइडेंटिफाई कर लेते हो उसकी वैल्यू जरूरत से पहले ही। जैसे ये अनूप में हुआ था, 1600 रुपए पे अनूप वैल्यू था और बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू था, नहीं चला नहीं चला नहीं चला, एक फाइन डे फटा और चल के 2200 2300 2400 जहां है वहां पहुंच गया आके। सो मेनी अ टाइम्स आपको वैल्यू दिख रही होगी, लेकिन वो वैल्यू बाजार को भी दिख रही है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। एक बीएलएसई केस में सच में वैल्यू तो है कंपनी के नंबर्स को लेके। मैनेजमेंट का इंटरव्यू सुना मैंने उस दिन फिर, और वहां पर भी मेंशन थी कि वो 40% की सीएजीआर से ग्रो करेंगे, लेकिन वो बाजार रीड करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा देखना है, या कुछ ऐसा बाजार मिस कर रहा है। लेट्स सी। शीला फोम में हुआ, बहुत समय तक ये वैल्यू था, पड़ा रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, एक फाइन डे समझ में आया, चल पड़ा। अभी भी वो डिजर्विंग नहीं चला है, लेकिन चल जाएगा आज नहीं तो कल। सो इस हिसाब से थोड़ा समय दो, एंड जस्ट कीप एन आई ऑन नंबर्स। अगर नंबर्स में कोई भी मिस आता है तो शायद वैल्यू रातों रात रोड भी हो सकती है, मतलब वैल्यू डी वैल्यू भी हो सकती है। सो इस हिसाब से आप उसको ध्यान रखना, बट सो फार तो सो गुड लग रहा है। चलो, बाकी बातचीत आप लोगों से होगी अब शाम को 5:30 बजे। कोई भी निवेश कर रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर निवेश करिएगा, चाहे माइक्रो कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो। तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। कल माइक्रो कैप रिव्यू आ गया, आज आप लोगों के लिए एक स्मॉल कैप आएगा, कल आप लोगों के लिए एक म्यूचुअल फंड आएगा, वीकेंड पे आप लोगों के लिए मेंबर्स लाइव होगा। तो ये पूरे कंटिन्यूअसली मेंबर्स के लिए चीजें आती रहेंगी। सो ध्यान रखिएगा, हो सकता है मेंबर्स लाइव एक रहे, सैटरडे या संडे में एक दिन होगा दोनों के लिए। सो उस लिहाज से आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं बाकी आप लोगों से शाम को, फिलहाल इतना ही, नमस्कार।